Assalamu alaikum dear students. Hope so you are all doing well. This is मियानम शाहिद और उम्मीद करती हूँ आपको पिछले तमाम लेक्चर्स क्लियर होंगे, अच्छे से समझ आ रही होगी। आज की इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे चैप्टर नंबर 6 विच इज़ एंजाइम्स। एंजाइम्स की बेसिक इंट्रोडक्शन ये कि इंसान की बॉडी में होने वाले तमाम के तमाम रिएक्शंस जो हो रहे होते हैं इंसान की इंटरनल बॉडी में, उनको मेंटेन करने के लिए, उनको कैटालाइज करने के लिए, उनको स्पीड अप करने के लिए जो केमिकली सब्सटेंस यूज किए जाते हैं उन्हें हम एंजाइम्स कहते हैं। ठीक है, इसकी फर्दर एलेबोरेशन में जाते हैं। The life of living organisms is a reflection of what is going on in their bodies। मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो तमाम के तमाम काम हो रहे हुए हैं, जो लाइफ है वो मेंटेन, वो बेसिकली है क्या कि जो क्या कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी इनसाइड द बॉडी जो सारे के सारे वर्क हो रहे हैं। मेटाबॉलिज्म इज अ सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर लाइफ। मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म एक सेट है केमिकल रिएक्शंस का जो कि इनसाइड द बॉडी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हो रहा है, किस लिए? उनकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। इट मीन्स कि जो मेटाबॉलिज्म है ये इंसान की सर्वाइवल के लिए कुछ प्रोसेसेस हैं। These processes allow organisms to grow and reproduce, maintain their structure and respond to their environment। ये प्रोसेसेस क्या करते हैं? ये ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने में हेल्प आउट करते हैं, उनकी नए ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं और उनके इन्वायरमेंट में उनको अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडाप्टेशंस पैदा करने, उसकी चेंजिंग्स को रिस्पॉन्ड करने के बारे में जो है वो सारा का सारा प्रोसेस ही होता है। Anabolism include the biochemical reaction in which larger molecules are synthesized। Anabolism एक ऐसा biochemical reaction है जिनमें बड़े biomolecules को जो है वो synthesize किया जाता है। और catabolism includes the biochemical reaction in which larger molecules are broken down। और catabolism एक ऐसा chemical reaction है जिसमें larger molecules को तोड़ा जाता है। It means कि ये दोनों एक दूसरे के contrast हैं, एक दूसरे के उलट हैं। एनाबोलिज्म भी बायोकेमिकल रिएक्शन है, कैटाबोलिज्म भी बायोकेमिकल रिएक्शन है। एनाबोलिज्म में लार्जर मॉलिक्यूल्स को बनाया जाता है और कैटाबोलिज्म में लार्जर मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है जी, यूजुअली एनर्जी इज रिलीज इन कैटाबोलिज्म एंड इट इज यूटिलाइज्ड इन एनाबोलिज्म। अब कैटाबोलिज्म में जब मॉलिक्यूल्स टूटते हैं तो मॉलिक्यूल्स जो है वो टूटने के अमल में एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। वही एनर्जी जो है वो एनाबोलिज्म में यूटिलाइज की जाती है लार्जर मॉलिक्यूल्स को बनाने में। ठीक है, इट मीन्स कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर एनाबोलिज्म कैरी आउट करना है तो पहले कैटाबोलिज्म होगा, तो एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी को यूटिलाइज करके एनाबोलिज्म वाला प्रोसेस जो है वो कैरी ऑन हो सकता है। In this way, the biochemical reactions are actually energy transfers। तो इसका मतलब है कि जो ये बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं ये एक्चुअली है क्या? ये एनर्जी के ट्रांसफर्स हैं। ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म केमिकल्स आर ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन ऑफ फॉर्म टू द अदर बाय एंजाइम्स। मतलब मेटाबॉलिज्म के दौरान होता क्या है? मेटाबॉलिज्म के दौरान ये होता है कि जो केमिकल्स हैं इनसाइड द बॉडी जो बन रहे हैं उनको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है बाय एंजाइम्स। एंजाइम्स की मदद से उन केमिकल्स को जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है इनसाइड द बॉडी ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। अब एंजाइम्स आर क्रूशियल टू मेटाबॉलिज्म बिकॉज दे एक्ट एज बायोकैटलिस्ट। एंजाइम्स जो हैं वो मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि वो एज ए बायोकैटलिस्ट एक्ट करते हैं। बायोकैटलिस्ट मीन ऐसा मतलब कैटलिस्ट जो कि बायो लिविंग लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उनको कैटलाइज करे, उनको स्पीड अप करे। ठीक है, एंजाइम्स आर द क्रूशियल टू मेटाबॉलिज्म बिकॉज दे एक्ट एज बायोकैटलिस्ट एंड स्पीड अप एंड रेगुलेट द मेटाबॉलिक पाथवेज। एंजाइम्स क्या करते हैं? मेटाबॉलिक पाथवेज जो इनसाइड द बॉडी है कि लिविंग बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं उनको कैटलिस्ट करते हैं, उनको स्पीड अप करते हैं और उनको रेगुलेट भी करते हैं। The term metabolism is derived from Greek word meaning change। मतलब मेटाबॉलिज्म जो है ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है change। The concept of metabolism was first of all given by Ibn Nafis, who stated that the body and its parts are always undergoing change। हमने पीछे पढ़ा कि मेटाबॉलिज्म का एक सिंपली वर्ड मीनिंग है चेंज। तो मेटाबॉलिज्म जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है चेंज। द कंसेप्ट ऑफ जो सबसे पहले एक मेटाबॉलिज्म का कंसेप्ट दिया वो इब्ने नफीस ने दिया था, जिसने कहा था कि द बॉडी एंड इट्स पार्ट, इंसान की जो बॉडी है और जो उसके पार्ट्स हैं वो इंटरनल भी हो सकते हैं, वो एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, वो थ्रू आउट द लाइफ जब तक वो एग्जिस्ट कर रहा है उसकी
प्रॉपरली वो चेंज होते रहते हैं। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स दैट कैटालाइज्ड आई स्पीड अप बायोकेमिकल रिएक्शंस एंड आर नॉट चेंज ड्यूरिंग देयर रिएक्शन। मतलब एंजाइम्स एक ऐसे केमिकल्स हैं जो कि रिएक्शन को तो स्पीड अप कर देते हैं, एक केमिकल को तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर देते हैं, लेकिन वो खुद चेंज नहीं होते थ्रू आउट द रिएक्शन। द मॉलिक्यूल्स एट विच एंजाइम्स एक्ट आर कॉल्ड सबस्ट्रेट। मतलब कि वो मॉलिक्यूल्स जिस पे एंजाइम्स एक्ट कर रहा है, जिस पे एंजाइम जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट। और द एंजाइम्स कन्वर्ट देम इनटू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। और जब एंजाइम उस पे इन्फ्लुएंस के बाद, एंजाइम्स के इन्फ्लुएंस के बाद, एंजाइम्स के उसकी वर्किंग के बाद जो नया मॉलिक्यूल और डिफरेंट मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड होता है, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। दो डेफिनेशन थी यहाँ पे, सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट। पहली बात तो ये कि एंजाइम्स जो है वो केमिकल रिएक्शन के दौरान मॉलिक्यूल को तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर देते हैं, लेकिन वो खुद चेंज नहीं होते। इसी तरीके से सबस्ट्रेट वो मॉलिक्यूल है जिस पे एंजाइम्स एक्ट करता है, और एंजाइम्स की एक्टिविटी के बाद जो एक नया प्रोडक्ट बनता है, जो एक नया मॉलिक्यूल बनता है, उससे हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। ऑल केमिकल रिएक्शन रिक्वायर एक्टिवेशन एनर्जी। जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उनको एक एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए प्रोसेस होने के लिए। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी की जो एक डेफिनेशन है वो बेसिक सी ये है कि वो छोटी से छोटी अमाउंट एनर्जी की जो किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट अप होने के लिए रिक्वायर्ड होती है। द नीड फॉर एक्टिवेशन एनर्जी एक्ट एज बैरियर टू द बिगिनिंग ऑफ रिएक्शन एज सिंबलाइज्ड इन द डायग्राम। ये जो उन्होंने डायग्राम ड्रॉ की हुई है कि ये देखें, हमारे पास ये एक फ्री एनर्जी है, ठीक है, ये हमारे पास प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है। अब ये हमारे पास एक सबस्ट्रेट है। ये सबस्ट्रेट जो है पहले तो जो है वो काम कर रहा है। अब जो एंजाइम्स जो है पहली जो स्लोप है उसके अकॉर्डिंग ये कि जब सबस्ट्रेट पे एंजाइम एक्ट नहीं कर रहा तो वो प्रोडक्ट जो है वो देर से कन्वर्ट हो रही है। मतलब स्लोप जो है वो ज्यादा ऊपर जाके नीचे आ रही है। इट मीन्स कि जो प्रोडक्ट है वो देर से बन रही है जब एंजाइम्स एक्ट नहीं कर रहे। लेकिन जब हम उसी सबस्ट्रेट पे एंजाइम्स का इन्फ्लुएंस करवाते हैं, उसी सबस्ट्रेट को एंजाइम्स के साथ इनकॉर्पोरेट करवाते हैं, तो वो सब्सटेंस जो है वो जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। इट मीन्स कि उसने जो है वो एक एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड कर दी है कि वो काम जो पहले 5 मिनट में हो रहा था अब वो 3 मिनट में या 2 मिनट में होना स्टार्ट हो गया। इट मीन्स के जो एंजाइम्स हैं वो क्या करते हैं, वो स्पीड अप कर देते हैं रिएक्शंस को और उनको जल्दी परफॉर्म करवाने में हेल्प करते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी वही एनर्जी है जो कि सबस्ट्रेट को ज्यादा जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देती है। तो एक्टिवेशन एनर्जी इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन। द नीड फॉर एक्टिवेशन एनर्जी एक्ट एज बैरियर टू द बिगिनिंग ऑफ रिएक्शन एज सिंबलाइज। मतलब जो है क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी हमारे लिए क्यों जरूरी है? एक्टिवेशन एनर्जी किसी भी रिएक्शन में इसलिए जरूरी है ताकि वो स्पीड अप हो सके, एंजाइम्स लोअर सच बैरियर्स एंड डिक्रीज द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। अब एंजाइम्स क्या करते हैं, एंजाइम्स उस जो है बैरियर को मतलब बैरियर को खत्म कर देते हैं। और क्या उसकी एक्टिवेशन एनर्जी, जहां उसको फॉर एग्जांपल 10 जाउल जो है वो एनर्जी चाहिए प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, एक्टिवेशन एनर्जी उस सब्सटेंस की या उस रिएक्शन की इतनी है, लेकिन एंजाइम्स क्या कर देंगे, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देंगे। इट मीन्स कि वो जहां पीक पे जाके जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था, वो अब नीचे ही ग्राफ पे जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। अब thus in the presence of enzymes reaction proceed at the faster rate। मतलब कि enzymes की presence में क्या होता है, जो enzymes की presence में reactions जो हैं वो ज़्यादा fast rate पे perform होना start हो जाते हैं। enzymes lower the activation energy in several ways। जो enzymes हैं अब वो जो activation energy को low करते हैं वो बहुत सारे method से करते हैं। they may alter the shape of substrate। वो या तो substrate की shape को तब्दील कर देते हैं and reduce the requirement of एनर्जी ऑफ फॉर दिस चेंज। और उस चेंज के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की उसको भी कम कर देते हैं। सम एंजाइम्स डू सो बाय डिस्टरप्टिंग द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सबस्ट्रेट।
सब कुछ एंजाइम्स जो है वो उस सबस्ट्रेट पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं उनको चेंज करके जो है उनकी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने के लिए करके जो है वो उसको चेंज कर देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देते हैं और प्रोडक्ट में जल्दी कन्वर्ट करवाना स्टार्ट कर देते हैं। एंजाइम्स में आल्सो लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी बाय ब्रिंगिंग द सबस्ट्रेट इनटू द करेक्ट ओरिएंटेशन टू रिएक्ट। मतलब अब एंजाइम्स जो हैं इस तरीके से भी लोअर जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको लो करते हैं कि वो जो सबस्ट्रेट है उसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आते हैं, उसकी ओरिएंटेशन को ठीक करते हैं कि वो रिएक्ट कर सके। मतलब कुछ पार्ट्स जो है वो बॉडी के ज्यादा, फॉर एग्जांपल कोई केमिकल प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, वो फ्रंटली अपने जो सबस्ट्रेट है वो फ्रंट साइड से जो है वो अच्छे से रिएक्ट कर सकता है एज कम्पेयर टू बैक साइड, लेकिन रिएक्शन चैम्बर में उसकी बैक साइड जो है वो ज्यादा एक्सपोज हो रही है। लेकिन एंजाइम्स क्या करेंगे, एंजाइम्स जो है उसकी ओरिएंटेशन को चेंज करके उसकी वो रिएक्टेंट साइड जो ज्यादा एक्टिवली रिएक्ट कर सकती है उसको सामने लाके या उसको किसी तरीके से चेंज करके जो है अभी लोअर एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर सकते हैं और जो प्रोसेस है उसको स्पीड अप कर सकते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास है एंजाइम्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ साइट वेयर देयर वर्क। अब एंजाइम्स की टाइप्स आ जाती हैं। एंजाइम्स को जो है उनकी वर्किंग के बेस पे कैटेगराइज किया गया है। दे में बी इंट्रासेलुलर एंजाइम्स और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। मतलब कि एंजाइम्स दो तरह के हैं, इंट्रासेलुलर भी होते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर भी होते हैं। अब इंट्रासेलुलर क्या है, वो एंजाइम्स जो कि ग्लाइकोलिसिस में वर्क करते हैं साइटोप्लाज्म में, मतलब इनसाइड द सेल जो वर्कआउट करते हैं। एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस वर्किंग इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में वर्क करने वाले, इन शॉर्ट के इनसाइड द सेल वर्क करने वाले जो एंजाइम्स हैं उनको हम कहते हैं इंट्रासेलुलर एंजाइम्स। और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स वो हैं जो कि जस्ट लाइक पेप्सिन वर्किंग इन द स्टमक कैविटी, जो कि स्टमक की कैविटी में वर्क करता है, इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। उसके बाद है ऑल बायोकेमिकल कैटलिस्ट आर नॉट प्रोटीन्स, फॉर एग्जांपल सम आरएनए मॉलिक्यूल्स आल्सो कैटलाइज रिएक्शन। मतलब मैंने कहा है कि जितने भी बायोकेमिकल कैटलिस्ट हैं, कैटलिस्ट सिर्फ एंजाइम्स नहीं है, और भी बहुत से मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि आरएनए, लेकिन एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं, जबकि आरएनए मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रोटीन इन नेचर कुछ ऐसे होते हैं जो कि आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, और लेकिन वो भी वर्क क्या करते हैं, वो भी जो है वो रिएक्शंस को कैटलाइज करने का ही वर्क करते हैं। आगे हमारे पास टॉपिक आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स, मतलब कि एंजाइम्स की क्या क्या खसूसियात है। In 1878, German physiologist William Kuhne first used the term enzymes, मतलब कि विलियम क्यूने ने फर्स्टली यूज की थी टर्म एंजाइम्स की इन 1878 में। अब एंजाइम्स है क्या, एंजाइम्स आर द ग्लोब्यूलर प्रोटीन लाइक ऑल प्रोटीन्स, मतलब कि एंजाइम्स जो है वो बेसिकली प्रोटीन इन नेचर होते हैं। प्रोटीन भी कौन सी, जो कि ग्लोब्यूलर है, मतलब उनके जो पेप्टाइड चेन्स हैं वो आपस में एग्रीगेट की हुई हैं, उन्होंने एक ग्लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। एंजाइम्स एक ऐसे स्ट्रक्चर है। Like all proteins, enzymes are made of long linear chains of amino acids that fold to produce the three-dimensional molecule। वही बात कि जो जैसे दूसरी प्रोटीन्स होती हैं, एंजाइम्स भी जो हैं वो लॉन्ग चेन्स से बने हुए होते हैं, अमाइनो एसिड्स की लॉन्ग लॉन्ग चेन्स से बने होते हैं, जिन्होंने आपस में एक दूसरे को फोल्ड अप किया होता है और एक थ्री डायमेंशनल मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर बनाया होता है जिसे हम कहते हैं ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर। तो ये बेसिकली डेफिनेशन है एंजाइम्स की। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, दे आर मेड ऑफ अमाइनो एसिड्स। इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जितने भी एंजाइम्स हैं वो तमाम की तमाम प्रोटीन से बने हुए होते हैं, और मतलब कि ये उनका जो बेसिक सब यूनिट है वो है अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन सब यूनिट से जो सॉरी प्रोटीन्स जो है वो अमाइनो एसिड से बने हुए होते हैं, तो एंजाइम्स भी जो है वो इनडायरेक्टली अमाइनो एसिड्स से ही बने हुए होते हैं। Most enzymes reaction rate are millions of times faster than those of comparable uncatalyzed reaction. As with the catalyst, enzymes are not consumed by the reaction they catalyzed. Most enzymes reaction rate are million time, मतलब कि वो वाले reactions जिनमें हम एंजाइम्स को यूटिलाइज करते हैं एज कम्पेयर टू अनकैटलाइज्ड रिएक्शन, मतलब कि जिनमें एंजाइम्स नहीं यूज होता उनके जो रेट्स हैं वो मिलियंस टाइम फास्टर होते हैं उन रिएक्शन से जिनमें हम एंजाइम्स को यूटिलाइज नहीं करते। मतलब कि एंजाइम्स जो हैं वो रिएक्शन रेट को इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं, इतनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देते हैं, और बहुत ही मिनिमम अमाउंट पे और बहुत ही मिनिमम टाइम में सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है विद द यूज ऑफ एंजाइम्स। अब उन्होंने कहा है, लेकिन वही बात जो पहले हमने डिस्कस की कि विद ऑल कैटलिस्ट
एज विद ऑल कैटलिस्ट एंजाइम्स आर नॉट कंज्यूम्ड बाय रिएक्शन। मतलब कि एंजाइम्स जो है वो प्रोडक्ट को तो बना देते हैं, सबस्ट्रेट को तो कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन वो खुद जो है वो उस रिएक्शन में यूटिलाइज्ड नहीं होते। Enzymes are usually very specific for the type of reaction and for the nature of their substances. सबस्ट्रेट मतलब हर सबस्ट्रेट पे जो है वो हर तरह का एंजाइम यूज नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल अगर आप ग्लाइकोलाइसिस कैरी आउट करवा रहे हैं तो ग्लाइकोलाइसिस में आप क्रेब्स साइकिल्स वाले जो है वो एंजाइम्स यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा है कि एंजाइम्स जो है वो स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, मींस के स्पेसिफिक रिएक्शंस के लिए स्पेसिफिक एंजाइम्स यूटिलाइज करते हैं, और वो रिएक्शन पे भी डिपेंड कर रही होती है, उनकी स्पेसिफिटी और उनकी सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड कर रही होती है। मींस के हमने किस सबस्ट्रेट पे जो है वो रिएक्शन करवाना है तो उसके लिए भी एंजाइम्स जो हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। Only a small portion of molecules is directly involved in catalyst। मतलब कि जो एंजाइम्स का एक छोटा सा पोर्शन है जो कि कैटलिस्ट में इन्वॉल्व होता है। दिस कैटालिटिक रीजन इज नोन एज एक्टिव साइट। मतलब कि वो वाला रीजन पूरा का पूरा मॉलिक्यूल एंजाइम्स का, ठीक है, उनमें एक छोटा सा रीजन जो कि एक्टिवली पार्ट लेता है रिएक्शन में, उसे सिर्फ वो ही पोर्शन जो है वो पार्ट लेता है रिएक्शन में, और हम उस पोर्शन को कहते हैं एक्टिव साइट। इट रिकॉग्नाइजेज एंड बाइंड द सबस्ट्रेट एंड देन कैरी आउट द रिएक्शन। कि क्या करता है, ये सबस्ट्रेट को पहचानता है, मतलब अपनी रिजेम्बलेंस क्रिएट करता है, क्या उसकी नेचर अपनी नेचर मतलब कि वो इस काबिल हो कि वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर सके, और फिर जो है वो रिएक्शन को कैरी आउट करवाता है। Enzymes production can be enhanced or diminished by cell according to needs। मतलब कि सेल जो है वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो एंजाइम्स की प्रोडक्शन को बढ़ा भी सकता है और उसकी प्रोडक्शन को कम भी कर सकता है। मतलब ये अकॉर्डिंग टू सेल नीड वर्क होता है। और एंजाइम्स अगर ज़्यादा जो है वो बॉडी को चाहिए तो वो क्या करता है, वो ज़्यादा उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है। लेकिन अगर बॉडी में इनफ अमाउंट मौजूद है, मतलब प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए एंजाइम्स जो है वो इनफ मौजूद हैं, तो बॉडी जो सेल जो है वो उनकी प्रोडक्शन को डिमिनिश भी कर सकता है, ख़त्म भी कर सकता है, मतलब कुछ टाइम के लिए रोक भी सकता है, अनटिल और अनलेस के वो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट किए हुए एंजाइम्स हैं वो यूटिलाइज्ड हो जाए। एंजाइम्स एक्टिविटी कैन आल्सो बी रेगुलेटेड बाय इनहिबिटर्स और एक्टिवेटर्स। एंजाइम्स की एक्टिविटी को हम इनहिबिटर्स को भी, मतलब इनहिबिटर्स वो ऐसे केमिकल्स जो कि एंजाइम्स की एक्टिविटी को इनहिबिट कर दें, रोक दें, और एक्टिवेटर्स मतलब ऐसे सब्सटेंस जो कि उसकी एक्टिविटी को एक्टिवेट कर दें, इससे भी एंजाइम्स की एक्टिविटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। Some enzymes do not need any additional component to work। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनको वर्क करने के लिए एडिशनल कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो इनफ खुद ही जो है वो अपने वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं। हाउएवर अदर रिक्वायर नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और आयंस कॉल्ड कोफैक्टर। लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनको अदर फैक्टर्स, अदर जो है वो मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं, लेकिन वो नॉन प्रोटीन इन नेचर होते हैं, उन्हें हम कहते हैं कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स क्या है? कोफैक्टर्स कैन बी ईदर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। कोफैक्टर्स इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। इनऑर्गेनिक मेटालाइंस वगैरह, और ऑर्गेनिक जो है वो फ्लेवन और हीम वगैरह। If organic cofactors are tightly bound to enzymes, then they are called prosthetic group। हमने cofactors की टू टाइप्स पढ़ी, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अब उन्होंने कहा है कि अगर ऑर्गेनिक जो है फैक्टर्स, ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स जो है वो एंजाइम्स के साथ बाउंड करेंगे तो तब हम उसे कहेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। और अगर और टाइटली बाउंड होंगे, अगर तो ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स जो है वो एंजाइम्स के साथ टाइटली बाउंड कर जाएंगे तो हम उसे कहेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। अगर वही ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स एंजाइम्स के साथ लूजली अटैच्ड होंगे तो हम उन्हें कहेंगे कोएंजाइम्स। कोएंजाइम्स ट्रांसपोर्ट द केमिकल ग्रुप फ्रॉम वन एंजाइम्स टू अनदर। कोएंजाइम्स क्या करते हैं, केमिकल जो ग्रुप्स हैं जो जनरेट किए गए उनको एक एंजाइम से दूसरे एंजाइम्स के साथ मतलब जो है उनको पास आउट करते हैं, एक तरह की हेल्प का वर्क करते हैं कोएंजाइम्स एंजाइम्स की। Some important vitamins like riboflavin, thiamine and folic acid act as coenzymes। मतलब कि कुछ ऐसे ये वो क्या vitamins हैं जो कि act करते हैं as a coenzymes। आगे हमारे पास आता है several enzymes can work together in a specific order creating the metabolic pathway। बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं वो एक साथ जुड़ के भी, एक साथ इकट्ठे भी जो है वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में भी वर्क कर सकते हैं और एक मेटाबॉलिक पाथवे क्रिएट करते हैं। मेटाबॉलिक पाथवे में क्या होता है, वन एंजाइम्स टेक्स द प्रोडक्ट और
ऑफ अनदर एंजाइम्स एज अ सबस्ट्रेट। मतलब कि एक एंजाइम जो है वो प्रोडक्ट को इस तरह देता है, एक एंजाइम के लिए वो प्रोडक्ट है लेकिन दूसरे एंजाइम्स के लिए वो सबस्ट्रेट है। आफ्टर द रिएक्शन द प्रोडक्ट इज पास ऑन द नेक्स्ट एंजाइम। मतलब रिएक्शन जैसे जैसे पास आउट होता रहता है, वो जो प्रोडक्ट है वो नेक्स्ट एंजाइम्स की तरफ जो है वो जाना शुरू कर देती है। मतलब एक एंजाइम उसको एज अ प्रोडक्ट ले रहा है, लेकिन जैसे ही वो नेक्स्ट जाता है सीरीज में, नेक्स्ट मूव करता है, तो वो अगले जो है एंजाइम्स के लिए एज ए वो सबस्ट्रेट वर्कआउट करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, आगे हमारे पास आता है टॉपिक यूजेस ऑफ एंजाइम्स। मतलब कि एंजाइम्स के यूजेस। एंजाइम्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज फॉर फास्ट केमिकल रिएक्शंस। एंजाइम्स को जो है वो हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। किस लिए यूज किया जाता है एंजाइम्स को? ताकि केमिकल रिएक्शंस को फास्ट किया जा सके। फॉर एग्जांपल फूड इंडस्ट्री। अब फूड इंडस्ट्री में एंजाइम्स का वर्क क्या है? फूड इंडस्ट्री में एंजाइम्स यूज होता है। एंजाइम्स दैट ब्रेक स्टार्च इनटू सिंपल शुगर आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हाइट ब्रेड। वही बात कि यहाँ पे कैटाबोलिज्म हो रही है, मतलब कि बड़े बड़े जो स्टार्च के मॉलिक्यूल्स हैं उनको ब्रेक डाउन किया जाता है और उनको सिंपल शुगर्स में चेंज किया जाता है और फिर उनको यूज किया जाता है व्हाइट ब्रेड और बंस की प्रोडक्शन में। मतलब फूड इंडस्ट्री में इसका ये वर्क है एंजाइम्स का, जो कि बड़े बड़े स्टार्च मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं और उनको सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट करने के बाद वो सिंपल शुगर्स क्या करते हैं, वो यूज होते हैं व्हाइट ब्रेड या बंस की प्रोडक्शन में, उनको बनाने में, उनकी मैन्युफैक्चरिंग में। अगला हमारे पास आता है ब्रीविंग इंडस्ट्री, मतलब कि शराब साजी में। एंजाइम्स ब्रेक द स्टार्च एंड प्रोटीन। एंजाइम्स जो है वो क्या करते हैं, वो स्टार्च को और प्रोटीन्स को तोड़ते हैं। द प्रोडक्ट्स आर यूज्ड बाय यीस्ट। और उनकी जो प्रोडक्ट है वो यीस्ट के वो जो है वो यूज होती है, यीस्ट करती है फॉर फर्मेंटेशन। मतलब फर्मेंटेशन वो वाले जो प्रोडक्ट जो एंजाइम्स ने तोड़ दिए हैं स्टार्च और प्रोटीन्स के, उनको बाद में यीस्ट यूटिलाइज करती है। किस लिए? फर्मेंटेशन के लिए। फर्मेंटेशन में क्या होता है कि वो प्रोड्यूस करती है अल्कोहल। बेसिकली एंजाइम्स को यूटिलाइज किया जाता है अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद आता है जी पेपर इंडस्ट्री। Enzymes break starch to lower its viscosity that aids in making the paper. अब स्टार्च क्या करते हैं, पेपर एंजाइम्स क्या करते हैं, वो स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देते हैं और उसकी विस्कोसिटी को लो डाउन कर देते हैं। मतलब कि उसका जो विस्कसपन है ना, उसका जो विस्कसनेस है उसको खत्म करके या उसको लो करके जो है वो स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देते हैं और फिर वो क्या चीज, वो जो चीज है वो हेल्प आउट करती है पेपर बनाने में। उसके बाद हमारे पास आता है बायोलॉजिकल डिटर्जेंट। प्रोटीज एंजाइम्स आर यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ प्रोटीन स्टेन्स फ्रॉम द क्लॉथ। मतलब कि सम टाइम कुछ कपड़ों पर जो प्रोटीन स्टेन्स लगते हैं उनको रिमूव करने के लिए जो एंजाइम यूज किया जाता है, प्रोटीज एंजाइम जो है वो यूज किया जाता है। Amylase enzymes are used in dishwashing and remove the resistant starch residue। मतलब कि ये डिटर्जेंट साफ सफाई के जो यूज होते हैं, साबुन सरफ वगैरह, उनमें जो यूटिलाइज होते हैं एंजाइम्स, उसमें पहला एंजाइम है प्रोटेज एंजाइम, जो कि प्रोटीन स्टेन्स को रिमूव करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। उसके बाद है एमाइलेज एंजाइम्स, जो कि डिश वॉशिंग में यूज होता है, क्या रिमूव करने के लिए? रेजिस्टेंट स्टार्च रेजिड्यू को रिमूव करने के लिए। इसके 4 यूजेस हैं फूड इंडस्ट्री में, ब्रीविंग इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में और बायोलॉजिकल डिटर्जेंट एज ए बायोलॉजिकल डिटर्जेंट। ये थे हमारे पास एंजाइम्स के यूजेस। आगे हमारे पास आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम्स एक्शन। मतलब कि वो वाले फैक्टर्स जो कि एंजाइम्स के एक्शन को अफेक्ट करते हैं। मतलब कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे जो कि स्पीड अप करते हैं होंगे रिएक्शन को, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे जो उसकी रिटार्डेशन का बाइस बनते हैं। तो हम इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। एंजाइम्स आर वेरी सेंसिटिव टू द एनवायरनमेंट इन विच दे वर्क। मतलब कि एंजाइम्स जो हैं वो एनवायरनमेंट के हिसाब से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। एनी फैक्टर्स दैट कैन चेंज द केमिस्ट्री और शेप ऑफ एंजाइम्स मॉलिक्यूल कैन अफेक्ट इट्स एक्टिविटी। मतलब कि कोई ऐसा इन्वायरमेंटल फैक्टर जो कि या तो एंजाइम्स की शेप या उसकी मॉलिक्यूल की शेप को चेंज कर दे, उसकी एक्टिविटी पे भी इफेक्ट करता है। सम ऑफ द फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइम्स एक्शन आर बीइंग डिस्कस्ड नेक्स्ट। द फर्स्ट वन इज टेम्परेचर। Increasing temperature speed up the rate of enzymes catalyzed reaction but only to a point। मतलब कि जो टेम्परेचर है उसमें अगर इंक्रीज आ रही है तो उससे क्या होता है कि एंजाइम्स का जो रिएक्शन है वो स्पीड अप होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन एक स्पेसिफिक पॉइंट तक। ये नहीं है कि टेम्परेचर जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है और एंजाइम्स की एक्टिविटी भी बढ़ती जा रही है, नहीं। जैसे रिएक्शन स्टार्ट होता है
तब हम जब टेम्परेचर स्टार्ट करते हैं, तो जब टेम्परेचर को इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं, तो जो एंजाइम्स की एक्टिविटी है वो भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन एक स्पेसिफिक पॉइंट तक। Every enzymes work at its maximum rate at a specific temperature called optimum temperature for that enzymes। मतलब कि हर enzymes का एक maximum rate पे work करने के लिए एक specific temperature है जिसे हम कहते हैं optimum temperature। When temperature rises to the certain limit, जब temperature जो है एक खास limit तक बढ़ता है, heat adds in the activation energy and also provide the kinetic energy of the reaction for the reaction। हीट जो है वो रिएक्शन में ऐड होना स्टार्ट हो जाती है, मीन्स कि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। क्या होता है, वो क्या प्रोवाइड करती है, वो रिएक्शन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर देती है, सो द रिएक्शंस आर एक्सेलरेटेड। तो रिएक्शंस जो है वो स्पीड अप हो जाते हैं, तेज हो जाते हैं। बट व्हेन टेम्परेचर इज रेज्ड वेल अबव द ऑप्टिमम टेम्परेचर, लेकिन जब टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाए कि वो उसके ऑप्टिमम टेम्परेचर को भी क्रॉस कर जाए, तो हीट एनर्जी इंक्रीजेस द वाइब्रेशन ऑफ द atoms of molecules and globular structure of enzymes is lost। मतलब कि वो काइनेटिक एनर्जी, वो जो हीट एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि एंजाइम्स के जो एटम्स हैं वो इतना वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे कि एक टाइम ऐसा आएगा कि जो एंजाइम का एक ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर था वो खत्म हो जाएगा, वो लॉस्ट हो जाएगा, या तो वो एंजाइम्स का मतलब उसका जो शेप है वो इतनी अल्टर हो चुकी होगी कि वो नेक्स्ट परफॉर्म के वर्क परफॉर्म करने के काबिल ही नहीं रहेगी। दिस इज नॉन एज डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम्स। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि एंजाइम्स जो है वो डीनेचर हो गया। इट मींस कि वो वर्क करने के काबिल नहीं रहा। इट रिजल्ट्स इन द रैपिड डिक्रीज इन द रेट ऑफ एंजाइम्स एक्शन एंड मे बी ब्लॉक्ड कंप्लीटली। मतलब कि टेम्परेचर का इतना ज्यादा हो जाना कि उसका जो रिएक्शन एंजाइम्स की एक्टिविटी है वो इतनी डिक्रीज हो जाएगी, या तो वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। मतलब कि जो टेम्परेचर है वो इस तरह से इफेक्ट करता है कि अगर हम रिएक्शन के स्टार्ट पे टेम्परेचर को बढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो एंजाइम्स की एक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन एक खास हद तक टेम्परेचर बढ़ेगा तब। लेकिन अगर टेम्परेचर, उसको हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर, लेकिन जो टेम्परेचर है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर को भी क्रॉस कर जाएगा, तो वो इतनी ज्यादा एनर्जी की वजह से, इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो एंजाइम्स के मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेशन स्टार्ट कर देंगे, और वाइब्रेशन की वजह से उसका जो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है वही लॉस्ट हो जाएगा। तो जो एंजाइम्स है वो वर्किंग के काबिल नहीं रहेगा। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द मैक्सिमम वर्किंग स्पीड ऑफ ह्यूमन एंजाइम्स इज 37 डिग्री। मतलब कि ऑप्टिमम टेम्परेचर जो ह्यूमन बॉडी का है वो 37 डिग्री है। आप देखें कि जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 से बिलो होता है तो हमें शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, शिवरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिनमें जो है वो हीट जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। हीट जनरेट क्यों होती है? ताकि हमारी बॉडी के जो वर्किंग कर रहे हैं एंजाइम्स वो वापस जो है अपनी ऑप्टिमम टेम्परेचर तक आ जाए। और जब टेम्परेचर जो है वो 37 से क्रॉस कर जाता है, बुखार फीवर वाली कंडीशन आ जाती है, तब हमारी बॉडी से पसीने आना शुरू हो जाते हैं। इट मीन्स कि हमारी जो बॉडी है वो अपनी एक्सेस हीट को बॉडी से बाहर निकालना स्टार्ट कर देती है, तब भी सिर्फ इसलिए कि वो अपना जो ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है उसको मेंटेन कर सके। और इस टेम्परेचर को मेंटेन करना क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है कि जो हमारी बॉडी के एंजाइम्स हैं उनका ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है और वो इसी टेम्परेचर पे ही अच्छे से वर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कुछ वही ग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि रेट ऑफ एंजाइम्स कैटलाइज द रिएक्शन और टेम्परेचर वर्सेस टेम्परेचर है। काइनेटिक एनर्जी जैसे ही मिलती है ऑप्टिमम टेम्परेचर की वजह से, लेकिन जब ऑप्टिमम टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है, 37 से ज्यादा होता जा रहा है, तो जो एंजाइम्स हैं वो डीनेचर होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास आता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। पहला फैक्टर था हमारे पास टेम्परेचर, अगला फैक्टर है हमारे पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। इफ एंजाइम्स मॉलिक्यूल्स आर अवेलेबल इन अ रिएक्शन, इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब कि अगर हमारे पास जो एक कोई रिएक्शन है उसमें एंजाइम्स मॉलिक्यूल हैं, तो अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते जाएंगे तो हमारे पास जो है वो रिएक्शन का रेट भी ज्यादा होता जाएगा। If enzymes concentration is kept constant and the amount of substrate is increased, a point is reached where any further increase in substrate do not increase the rate of reaction। मतलब कि अगर हमारे पास जो एंजाइम्स की कंसंट्रेशन को हम कांस्टेंट कर दें, मतलब एंजाइम्स हमारे पास उतने ही हैं जितने हम शुरू में यूटिलाइज कर रहे थे, लेकिन हमने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से भी जो है वो रेट के रिएक्शन रेट पे कोई फर्क नहीं आएगा। When the active sites of all enzymes are occupied, जब सारे के सारे एंजाइम्स जो हैं
उनको एक्टिव साइट्स मिल जाएंगी। एनी मोर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स डू नॉट फाइंड एनी एक्टिव साइट, तो जो दूसरे सबस्ट्रेट हैं उनको कोई भी एक्टिव साइट्स नहीं मिलेगी, मतलब कि एंजाइम्स तो उतने ही हैं। फॉर एग्जांपल अगर 10 एंजाइम्स हैं और 10 ही सबस्ट्रेट है, तो सारे के सारे जो हैं वो उन सबस्ट्रेट्स के साथ बाइंड कर जाते हैं। तो अगर हम मजीद सबस्ट्रेट्स को बढ़ाते हैं तो उनके पास तो बाइंड करने के लिए एंजाइम्स ही नहीं है, तो रिएक्शन तो स्टॉप हो जाए, रिएक्शन तो जो है वो फर्दर जो है वो फास्ट नहीं होगा या कैरी आउट नहीं होगा। This state is called the saturation of active site and reaction rate does not increase। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं saturation point, और इस पॉइंट पे जो है वो रिएक्शन जो है वो रिएक्शन रेट जो है वो इंक्रीज नहीं होता। आगे हमारे पास आता है पीएच। ऑल एंजाइम्स वर्क एट देयर मैक्सिमम रेट एट अ नैरो रेंज ऑफ पीएच कॉल्ड द ऑप्टिमम पीएच। जैसे कि स्पेसिफिक रेंज थी टेम्परेचर की, वैसे ही एक स्पेसिफिक रेंज है पीएच की, जिसे हम कहते हैं ऑप्टिमम पीएच। अ स्लाइट चेंज इन दिस पीएच कॉजेज द रिटार्डेशन इन एंजाइम्स एक्टिविटी और ब्लॉक इट कंप्लीटली। मतलब कि पीएच में माइनर सा चेंज भी जो है वो एंजाइम्स की एक्टिविटी को रिटार्ड कर देता है या इसे बिल्कुल ही ब्लॉक कर देता है। एवरी एंजाइम्स हैज इट्स स्पेसिफिक ऑप्टिमम पीएच वैल्यू। हर एंजाइम की जो है एक स्पेसिफिक वैल्यू है। फॉर एग्जांपल पेप्सिन वर्किंग इन स्टमक इज एक्टिव इन एसिडिक मीडियम। मतलब एक पेप्सिन एंजाइम है जो कि स्टमक में होता है, ये एसिडिक मीडियम में ये एक्टिव होता है। और ट्राइप्सिन जो है वो वर्किंग करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, शो इट्स एक्टिविटी इन अल्कलाइन मीडियम, मतलब हाई पीएच में। जो दो एग्जांपल दी हुई है, पेप्सिन जो है वो वर्क कर सकता है एसिडिक मीडियम में, और ट्राइप्सिन जो है वो वर्क कर सकता है अल्कलाइन मीडियम में। चेंज इन पीएच कैन अफेक्ट द आयनाइजेशन ऑफ द अमीनो एसिड्स एट द इफेक्टिव साइट्स। मतलब कि जब हम पीएच को चेंज करते हैं तो जो एक्टिव साइट्स हैं उसकी एंजाइम्स की, अमाइनो एसिड्स की, उनमें भी चेंजेस आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है ये मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स एक्शन। When enzymes attaches with substrate, a temporary enzyme substrate complex is formed। जब एक एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है तो एक टेम्पररी तौर पर एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसे हम कहते हैं EX कॉम्प्लेक्स या एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम्स catalyze the reaction and substrate is transformed into the product। अब एंजाइम्स क्या करता है, एंजाइम उसको जो है वो कैटलाइज करता है रिएक्शन को और प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। आफ्टर इट द ES कॉम्प्लेक्स ब्रेक एंड एंजाइम्स प्रोडक्ट आर रिलीज। मतलब कि ES का जो कॉम्प्लेक्स है वो टूटता है और एंजाइम और प्रोडक्ट दोबारा से रिलीज हो जाते हैं। मतलब कि जो सबस्ट्रेट है उसको प्रोडक्ट में चेंज करने के बाद एंजाइम जो है वो एज इट इज ही मौजूद होता है। उसके बाद हमारे पास आता है इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स एक्शन, अ जर्मन केमिस्ट एमिल फिशर इन 1894 प्रपोज्ड द लॉक एंड की मॉडल। जर्मन एक केमिस्ट था एमिल फिशर, 1894 में उसने इस एक्टिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए, इस मैकेनिज्म को, एंजाइम्स के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए उसने एक मॉडल पेश किया जिसे हम कहते हैं लॉक एंड की मॉडल। According to this model, both enzymes and substrate possesses the specific shape that fit exactly into one another। मतलब कि उसका ये कहना था कि एंजाइम्स और सबस्ट्रेट दोनों के पास एक स्पेसिफिक शेप होती है जिसमें क्या है, दोनों एक दूसरे में एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक ठीक जो है वो फिट हो जाते हैं। दिस मॉडल एक्सप्लेन्स द एंजाइम स्पेसिफिसिटी। मतलब कि ये मॉडल जो है वो एंजाइम की स्पेसिफिसिटी को एक्सप्लेन करता है। हर एंजाइम हर सबस्ट्रेट में फिट नहीं हो सकता और हर एंजाइम जो है वो हर सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे पास एक प्रोडक्ट लॉक एंड की मॉडल का, ये हमारे पास एंजाइम है, वो हमारे पास सबस्ट्रेट है। अब उसकी अगर एक्टिव साइट इस तरह की ना हो जो सबस्ट्रेट पे लग सके तो वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं करेगा उसको। ठीक है, ये इसमें लगेगा, एक कम्प्लेक्स बनेगा, बाद में वो प्रोडक्ट में चेंज कर देगा और एंजाइम जो है वो एज इट इज मौजूद होगा। आगे हमारे पास आता है इन 1958 अमेरिकन बायोलॉजिस्ट डैनियल कोशलैंड सजेस्टेड द मॉडिफिकेशन टू द लॉक एंड की मॉडल एंड प्रोड्यूस द इंड्यूस्ड फिट मॉडल। मतलब कि जो है केमिकल, इसने एक डैनियल कोशलैंड था जिसने एक नया मॉडल प्रपोज किया जिसे हम कहते हैं लॉक एंड की मॉडल। उसने उसकी मॉडिफिकेशन को प्रपोज किया जिसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एक्टिव साइट इज नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर, rather it is molded into the required shape to perform the function। मतलब उसने बोला कि जो एंजाइम की एक्टिव साइट है वो एक रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है जिसको हम अपनी मर्जी से चेंज ही नहीं कर सकते। ये एक सॉफ्ट है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको अगर हम, जिसको जो सेल है वो अपनी फंक्शन के परफॉर्म के अकॉर्डिंग जो है वो उसको मोल्ड कर सकता है। इंड्यूस्ड फिट मॉडल इज मोर एक्सेप्टेबल देन लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम्स एक्शन। ये जो उसका मॉडल था ये ज्यादा एक्सेप्टेबल था एज कम्पेयर टू लॉक एंड की मॉडल। मतलब कि एक लॉक है उसमें अगर
सिर्फ स्पेसिफिक टाइप की ही डाली जाएगी तो वो लॉक ओपन होगा। ऐसा नहीं होता कि लॉक को जो है वो हम किसी भी की से ओपन कर लें। लेकिन जो इसने हमें एक मॉडल पेश किया, इसने बोला कि जो ये एक्टिव साइट है ना, वो एक रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है जो कि चेंज ही नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल ये सबस्ट्रेट है, अब उसकी शेप इस तरह की है, लेकिन जो एंजाइम है उसकी एक्टिव साइट की शेप इस तरह की है। अब उसने एक फंक्शन परफॉर्म करना है, वो इसको अपने अंदर फिट करने के लिए अपनी शेप में चेंजेस कर सकता है। ये ऐसा बोला था डैनियल कोशलैंड ने, और जो इसका मॉडल था वो ज्यादा एक्सेप्टेबल था एज कम्पेयर टू लोक एंड की मॉडल। आगे हमारे पास आता है जी स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स। There are over 2000 known enzymes, each of which is involved in specific chemical reaction. मतलब कि अब तक जो है वो 2000 enzymes को रिकॉग्नाइज किए जा चुके हैं जो कि हर एक अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। एंजाइम्स आर आल्सो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक। एंजाइम्स जो है वो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक भी होते हैं, हम बात पहले कर चुके हैं। द एंजाइम्स प्रोटेज, प्रोटेज का एंजाइम जो कि पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करता है प्रोटीन्स में, विल नॉट वर्क ऑन स्टार्च। अगर हम प्रोटेज को जो है वो हम स्टार्च पे एक्ट करवाएंगे तो वो उस पे कोई चेंजेस नहीं ला सकता, बिकॉज उसमें वो जो प्रोटेज एंजाइम है वो उसके पास एबिलिटी है कि वो सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड्स को ही तोड़ सकता है। इसी तरह से जो है वो है हमारे पास विच इज ब्रोकन डाउन बाय एमाइलेज एंजाइम, मतलब कि स्टार्च का जो प्रोडक्ट है, स्टार्च है, उसको हम सिर्फ ब्रेक डाउन कर सकते हैं एमाइलेज से। सिमिलरली लाइपेज एंजाइम्स एक्ट एज ओनली द लिपिड्स। लाइपेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म में यूटिलाइज हो सकते हैं एंड डाइजेस्ट देम इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, और उनको जो है वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्पेसिफिसिटी ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स इज डिटरमिन्ड बाय द शेप ऑफ देयर एक्टिव साइट, मतलब कि उनकी एक्टिव साइट्स की जो शेप है उनकी बेस पे हम उनकी स्पेसिफिसिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। एक्टिव साइट पोजेसेस अ स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक शेप्स दैट फिट विद द स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। जो एक्टिव साइट्स हैं उनकी स्पेसिफिक एक शेप्स होती हैं जो कि स्पेसिफिक सबस्ट्रेट में फिट होती हैं। अब ये उन्होंने हमें एक थोड़ी सी एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए दी हुई है कि हाउ द ज्योमेट्रिक शेप ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम डिटरमाइन इट्स स्पेसिफिसिटी फॉर द सबस्ट्रेट, मतलब कि कौन सी जो है वो साइट है जो है वो यहाँ पे इस एक्टिव साइट पे फिट होगी। ऑब्वियसली बात है 3 जो है वो सबस्ट्रेट इस एक्टिव साइट पे फिट हो रहा है। इट मींस कि अब हर सब ये एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट नंबर 1 और 2 के लिए जो है वो वर्किंग नहीं है। ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 6 जिसमें हमने पढ़ा एंजाइम्स क्या होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी वर्किंग, उनके कुछ मॉडल्स और उनकी स्पेसिफिसिटी, उनके फैक्टर्स। होप सो आपको ये सारी अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।